नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं दोस्तों, उस टॉपिक का बुक का नाम है अधिगम एवं शिक्षण। और अधिगम एवं शिक्षण दोस्तों यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग में हम जो टॉपिक देख रहे हैं आज टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है दोस्तों हमारा प्रतिभाशाली बालक के ऊपर। किसके ऊपर है दोस्तों? प्रतिभाशाली बालक के ऊपर। क्या होते हैं प्रतिभाशाली बालक और कौन होते हैं प्रतिभाशाली बालक? दोस्तों हम प्रतिभाशाली बालकों पर चर्चा करने वाले हैं आज। प्रतिभाशाली बालक, इससे पहली वाली क्लास में जो हमने चर्चा की थी दोस्तों, वो चर्चा की थी पैनल परिचर्चा की। पैनल परिचर्चा क्या होती है, किस प्रकार की होती है, किस प्रकार के वाद विवाद किए जाते हैं, पैनल परिचर्चा का स्वरूप कैसा होता है दोस्तों, उस पर हमने चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रतिभाशाली बालक के ऊपर। और ये दोस्तों आपको उपयोगी रहेगा। उपयोगी कहाँ कहाँ उपयोगी रहेगा दोस्तों? ये BSTC के एग्जामों में खूब आता है दोस्तों, ये B.Ed के एग्जामों में खूब आता है दोस्तों। और इसके बाद ये दोस्तों रीट में भी पूछा जाता है। रीट का जब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो दोस्तों उसमें भी ये काम आने वाला दोस्तों। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ों को, पता चल जाएगा कि आगे कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आज हम जो देख रहे हैं वो प्रतिभाशाली बालक के ऊपर अपन देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि या इनका IQ कैसा होता है, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, क्या इनमें कमियां होती हैं, तो ये सब देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि प्रतिभाशाली बालक होते क्या हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने भी इनकी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने सामान्य रूप से भी बताया है। इन प्रतिभाशाली बालकों को दोस्तों हम बुद्धि लब्धि के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर देखते हैं? बुद्धि लब्धि के आधार पर देखते हैं, जिसे अपन IQ बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? IQ। बुद्धि लब्धि का मतलब इन बच्चों के पास बुद्धि सामान्य बच्चों से कितनी अधिक होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा माना गया है कि वे बच्चे जिनका IQ लेवल या बुद्धि लब्धि 120 और 120 से ऊपर या अधिक होती है, उन बालकों को प्रतिभाशाली बालक मानते हैं दोस्तों। किन बालकों को? जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है। और कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है दोस्तों कि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, वे बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो कुछ विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है, वे बालक प्रतिभाशाली कहलाते हैं। और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, वे बालक क्या माने जाते हैं? प्रतिभाशाली बालक माने जाते हैं। लेकिन कुछ विद्वान दोस्तों ऐसे भी कहते हैं कि जिन बच्चों की बुद्धि 180 बुद्धि लब्धि 180 और 180 से अधिक होती है, वे बालक ही क्या माने जाएंगे? प्रतिभाशाली बालक माने जाएंगे। लेकिन अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो सामान्य शब्दों में प्रतिभाशाली बालक की एक पहचान होती है, और पहचान ये होती है कि वो बालक अपने घर परिवार के, अपने समाज के, अपने दोस्तों से प्रत्येक बात में आगे रहते हैं दोस्तों। किसमें? प्रत्येक बात में। चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे वो स्कूल में ड्रामा की बात हो, चाहे वो संगीत की बात हो, चाहे वो गायन वादन की बात हो, चाहे वो सामाजिक नेतृत्व की बात हो, इन सभी बातों में आगे रहने वाले बच्चे प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है दोस्तों। और अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में हम सबसे पहले देखते हैं मार्टिनसन के अनुसार परिभाषा। क्या देखते हैं दोस्तों? सबसे पहले नंबर 1 परिभाषा देखते हैं हम मार्टिनसन के अनुसार परिभाषा। ये एक वैज्ञानिक हुए मार्टिनसन। तो मार्टिनसन ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है? इन्होंने अपनी परिभाषा में प्रतिभाशाली बालक के बारे में क्या बताया जाए, तो इन्होंने बताया है कि वे बालक जिनमें एक तो सामाजिक समायोजन की क्षमता पाई जाए। सामाजिक समायोजन की, सामाजिक समायोजन का तात्पर्य, सामाजिक समायोजन का तात्पर्य होता है वे बालक जो समाज में आसानी से अपने आप को डाल लेते हैं। जिस रूप में उनको समाज मिलता है उसी के अनुरूप वो अपने आप को डाल लेते हैं दोस्तों। दूसरा उनमें गुण पाया जाता है सामाजिक नेतृत्व का। किसका गुण पाया जाता है दोस्तों? सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है। तो उन बालकों को इसमें शामिल किया जाता है। सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है दोस्तों। तो सामाजिक नेतृत्व वाले गुणों वाले बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। और एक इसमें यह बताया गया है कि वे बच्चे जिनमें बौद्धिक योग्यता सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है। कौन सी योग्यता दोस्तों? बौद्धिक योग्यता सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है।
आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रही होंगी। आसान सी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इनको डेली देखोगे तो डेली देखने से आपको ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, समझ में आने लग जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मार्टिनसन ने अपनी जो परिभाषा दी थी, उस परिभाषा में इन्होंने बताया था कि वे बालक जिनमें सामाजिक समायोजन की क्षमता हो, सामाजिक नेतृत्व की क्षमता हो और उनमें बौद्धिक योग्यता सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है, वे बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक। और यहाँ से ये प्रश्न भी सीधा सीधा पूछा जाता है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। यहाँ से प्रश्न भी बनता है और ब्रज यूनिवर्सिटी भी बार बार पूछती है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, या फिर प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा लिखते हुए प्रतिभाशाली बालक के गुणों को विस्तार से बताइए, या उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है और उसका भी दोस्तों आंसर ये ही बनने वाला है। और इनके बाद एक वैज्ञानिक हुए थे दोस्तों, टर्मन। कौन से वैज्ञानिक हुए थे दोस्तों? दूसरे नंबर पर वैज्ञानिक हुए थे टर्मन। दूसरे वैज्ञानिक हुए थे दोस्तों टर्मन। टर्मन ने अपनी परिभाषा में क्या कहा था? तो टर्मन ने अपनी परिभाषा में सिंपल शब्दों में कहा था कि वे बच्चे जिनमें बुद्धि लब्धि सामान्य से, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 140 हो। कितनी हो? 140। मैंने दोस्तों ऊपर ही बताया था, यानी कि विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग मत। यानी कि कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे कहा है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 180 से ऊपर होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर टर्मन ने अपनी जो परिभाषा दी है, इन्होंने अपनी परिभाषा में ये कहा है कि प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनमें बुद्धि लब्धि 140 और इससे अधिक होती है, 140 और इससे अधिक पाई जाए, वही क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। 140 और इससे अधिक, 140 और इससे अधिक हो वे ही बालक क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वे ही बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। ये हमें याद रखनी है। दो वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा तो और भी वैज्ञानिकों की है, लेकिन ये दो वैज्ञानिकों की हमें याद रह जाती है, तो हम इनको कोट करके अपनी परीक्षा में दोस्तों आसानी से लिख सकते हैं कि मार्टिनसन ने क्या परिभाषा दी थी। और इनके बाद में ये जो दूसरे वैज्ञानिक हुए थे टर्मन, तो टर्मन ने दोस्तों अपनी परिभाषा में क्या बताया था, तो इनको अपन कोट करके दोस्तों आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ये साथ ही साथ अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और लिखना चाहो दोस्तों लिख सकते हो, क्योंकि एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको याद रह जाएंगे दोस्तों। अब हम देख रहे हैं दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। सेकंड हेडिंग आती है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान में सबसे पहले हम पहचान कर सकते हैं उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पर। किसके आधार पर? बुद्धि लब्धि के आधार पर। बुद्धि लब्धि के आधार पर दोस्तों हम पहचान कर सकते हैं, आधार पर पहचान कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि के आधार पर दोस्तों पहचान कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे कि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि, यानी कि परीक्षण करके हम पता लगा सकते हैं, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर हो वे बालक प्रतिभाशाली कहलाएंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर हो वे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाएंगे। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। लेकिन हमें टर्मन की परिभाषा के अनुसार ये याद रखना है कि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 और इससे ऊपर पाई जाती है वे बालक ही प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं दोस्तों। दूसरा हम देखते हैं परीक्षण के आधार पर भी उनकी पहचान कर सकते हैं दोस्तों। किसके आधार पर? परीक्षण के आधार पर। परीक्षण के आधार पर दोस्तों पहचान कैसे करेंगे? तो परीक्षण के आधार पर दोस्तों हम पहचान इस तरीके से करेंगे कि वे बालक जो परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आते हैं उन्हें अपन कह सकते हैं परीक्षण के आधार पर। कैसे? जैसे मान चलो हमने क्लास में जो भी चैप्टर पढ़ाया है उस चैप्टर में से कुछ प्रश्न आंसर हमने परीक्षा के रूप में बना दिए, यानी कि एक परीक्षा ले ली, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकती है, लघुत्तरात्मक भी हो सकती है, अति लघुत्तरात्मक भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात है उस टेस्ट में बच्चों के सभी के समान अंक नहीं आएंगे, सभी के अलग अलग नंबर आएंगे, और वे बालक जिनके अच्छे नंबर आते हैं उनकी पहचान अपने आप से हो जाती है कि इस बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं। तो जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं दोस्तों उन्हें भी अपन प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखते हैं। और यह पहचान का दूसरा
दूसरा तरीका है दोस्तों जो हमें आसानी से याद रह जाएगा कि अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, परीक्षण के आधार पर भी उनका पता लगा सकते हैं। तीसरा दोस्तों हम उनकी रुचि के आधार पर भी देख सकते हैं दोस्तों। किसके आधार पर देख सकते हैं? रुचि के आधार पर। रुचि के आधार पर कैसे? अगर अपन रुचि के आधार पर बात करें तो रुचि के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जैसे दोस्तों मान के चलो स्कूल में कोई प्रोग्राम है या फंक्शन का आयोजन किया गया है, उस प्रोग्राम या फंक्शन में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम या फंक्शन के अलावा मान के चलो जैसे स्कूल में नाच गान करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है दोस्तों? नाच गान करवाया जा रहा है। या फिर मान के चलो दोस्तों स्कूल में संगीत करवाया जा रहा है, या फिर दोस्तों मान के चलो स्कूल में कोई ड्रामा चल रहा है, या फिर मान के चलो खेलकूद का आयोजन चल रहा है। अगर इन सभी का आयोजन चल रहा है तो जो सामान्य बालक होते हैं, हो सकता है सामान्य बालकों की इन सभी गतिविधियों में कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई रुचि ना हो, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक इन स्कूली गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं दोस्तों। तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण ही उन्हें हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस बालक की प्रतिभा कितनी अच्छी है, और उस बालक का IQ भी यही से पता चल जाता है दोस्तों। तो नाच गान, संगीत, ड्रामा, खेलकूद, इनके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो उस प्रतिभाशाली बालक की अपन पहचान कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, माता पिता से पूछकर भी अपन कर सकते हैं। अगला बिंदु आता है दोस्तों माता पिता से पूछकर। किससे पूछकर? माता पिता से पूछकर। किससे पूछकर दोस्तों? माता पिता से पूछकर। माता पिता से पूछकर भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि माता पिता हमेशा उनके टच में रहते हैं, बच्चे माता पिता के टच में रहते हैं। तो माता पिता से पूछकर भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा बालक सबसे ज़्यादा सामाजिक गतिविधियों में आगे रहता है, या स्कूली गतिविधियों में आगे रहता है, या फिर घर के कार्यक्रमों में या गतिविधियों में आगे रहता है। तो जो बालक घर की गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में, स्कूली गतिविधियों में, शैक्षिक गतिविधियों में, नाच गान में सबसे आगे रहता है, वो बालक प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि माता पिता से पूछकर भी प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जा सकती है। इनके बाद दोस्तों गुरुजनों से भी पूछकर भी प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जा सकती है। किससे? शिक्षकों से पूछकर दोस्तों। किससे पूछकर? शिक्षकों से पूछकर भी, शिक्षकों से पूछकर भी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षार्थी होते हैं, जो बालक होते हैं, वो हमेशा शिक्षक गणों के कांटेक्ट में रहते हैं, और उनको भी पता रहता है शिक्षक गणों को कि कौन सा बालक कैसी गतिविधियों में किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, और किस प्रकार से वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। तो इनके आधार पर हम इन बालकों की क्या कर सकते हैं दोस्तों? पहचान कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम आगे चल रहे हैं, और आगे हम देखेंगे प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं दोस्तों। अगला बिंदु है दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं। दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं में जिन समस्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम उनकी चर्चा करेंगे जो समस्याएं प्रतिभाशाली बालकों को, यानी कि एक इंटेलिजेंट बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उन समस्याओं में दोस्तों पहली जो समस्या आती है वो आती है सामाजिक समायोजन की समस्या। कौन सी आती है दोस्तों? सामाजिक समायोजन की समस्या। सामाजिक समायोजन की समस्या। सामाजिक समायोजन की समस्या क्या होती है दोस्तों? तो सामाजिक समायोजन की समस्या की हम बात करें तो ये वो समस्या है जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी बालक जब वो अपने समाज में रह रहा होता है और वो प्रतिभाशाली होता है, तो वो अपनी उम्र के बच्चों से अधिक इंटेलिजेंट होता है, और अपनी उम्र के बच्चों से अधिक कोई भी गतिविधि होती है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो बालक अपने समान, यानी कि अपने समवय, समान आयु के बालकों से धीरे धीरे भिन्न होने लगता है, और धीरे धीरे उस बालक का अपने समान, यानी कि अपने दोस्तों से भी मन उछटने लगता है, और वो बालक अपने दोस्तों को छोड़कर अपने से बड़े उम्र के जो भी लोग होते हैं उनको अपना दोस्त बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे उसकी जो अपने से कह सकते हैं उसकी जो वृद्धि होती है, उसका जो विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, वो सामान्य बालकों से तीव्र गति से होता है। तो वो अपनी उम्र के बालकों को भी पीछे छोड़ जाता है और अपने से अधिक उम्र के बालकों के समान होने लगता है।
है। तो इस वजह से वो सामाजिक समायोजन की समस्या उसको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अपनी उम्र के वो दोस्त नहीं बना पाता, क्योंकि उसकी बौद्धिक विकास इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि अपनी उम्र के दोस्तों को वो छोड़ने लगता है। तो एक तो वो अपनी उम्र के दोस्त नहीं बना पाता दोस्तों, अपनी उम्र के दोस्त नहीं बनाना चाहता, अपनी उम्र के जो दोस्त हैं वो नहीं बनाना चाहता। और दूसरी बात, अपने से अधिक उम्र के जो दोस्त बनाना चाहते हैं वो उनके दोस्त बनना नहीं चाहते, यानी कि अपनी उम्र से अधिक उम्र के लोगों को अपना दोस्त नहीं बना पाता, क्योंकि उसे अपनी बौद्धिक क्षमता का नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बौद्धिक क्षमता का और तीव्र गति से विकास चाहिए होता है। वो चाहता है कि मेरा विकास और तीव्र गति से होता रहे। तो पहली समस्या उसके सामने ये आती है कि सामाजिक समायोजन की समस्या। वो बालक अपनी उम्र के बालकों से दोस्ती करना नहीं चाहता, और अपने से बड़ी उम्र के बालकों से जब वो दोस्ती करना चाहता है तो अपने से बड़ी उम्र के बालक उसके दोस्त बनना नहीं चाहते। तो उनके सामने पहली समस्या दोस्तों ये होती है। दूसरी समस्या ये होती है विद्यालय समायोजन की समस्या। कौन सी समस्या दोस्तों? विद्यालय समायोजन की समस्या। विद्यालय समायोजन की समस्या क्या होती है दोस्तों? तो विद्यालय समायोजन की समस्या को हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक जब हम देखते हैं तो विद्यालय में, चाहे वो मान के चलो उनका परीक्षण चल रहा हो, परीक्षण में जैसे मान के चलो उनका टेस्ट चल रहा हो, तो उस टेस्ट में वो सबसे अधिक नंबर लेके आते हैं, और सबसे अधिक नंबर लेके आते हैं तो सिंपल सी बात है वो बालक सब बच्चों से अलग दिखाई देने लगते हैं, और अलग दिखाई देने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में उन बालकों के मन में एक भावना उठती है, और वो मन में जो भावना है वो भावना कौन सी होती है? अपने आप को सुप्रीमेसी पावर बताने की, यानी कि ऐसे बालक अपनी प्रशंसा करवाना पसंद करते हैं। क्या करवाना पसंद करते हैं? अपनी प्रशंसा करवाना पसंद करते हैं। और ऐसे बालक अपनी उम्र के, यानी कि अपने ही दोस्तों को या फिर अपने ही क्लासमेट जो होते हैं उनको हीन समझने लगते हैं, उनको छोटा समझने लगते हैं। क्या समझने लगते हैं? हीन या छोटा समझने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बालकों के अन्य बालकों के साथ बनती नहीं है, सिंपल भाषा में बोली जाए तो बनती नहीं है। और दूसरी बात, स्कूल में, विद्यालय में और किस चीज़ का समायोजन नहीं होता उनके साथ, तो और उनका जो समायोजन है वो गुरुजनों के साथ नहीं हो पाता। किसके साथ नहीं हो पाता? गुरुजनों के साथ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे बालक जो अपने आप को होशियार समझते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, वे प्रत्येक गतिविधि को जल्दी से कैच कर लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं, उन गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो वे बालक जब विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मास्टर साहब वही चीज़ बता रहे हैं जो उन्होंने कल बताई थी। क्यों? क्योंकि उन बालकों को वो वाली बात कल ही याद हो गई थी। तो इस वजह से वो गुरुजनों के साथ भी उनका समायोजन नहीं हो पाता। उनको यही लगता है कि गुरुजी वही कल वाली बात पढ़ाने वाले हैं वापस से, जो हमें पहले से आती है। तो ऐसे बालक धीरे धीरे करके फिर गुरुजनों का सम्मान भी कम करते हैं दोस्तों। गुरुजनों का सम्मान भी ये कम करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? सम्मान भी कम करते हैं। एक इनकी ये समस्या होती है दोस्तों। और इनके बाद दोस्तों अगली समस्या की बात की जाए तो जो अगली समस्या हमें दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि ये जो बालक होते हैं वो बालक समाज में समायोजन तो दोस्तों कर लेते हैं, विद्यालय में भी समायोजन नहीं कर पाते दोस्तों, तो ये बालक घर में भी समायोजन नहीं कर पाते दोस्तों। यानी कि अगर ये समाज में समायोजन नहीं कर पा रहे, ये विद्यालय में समायोजन नहीं कर पा रहे, तो ये बच्चे घर में भी समायोजन नहीं कर पाते दोस्तों। कहाँ नहीं कर पाते? घर में भी समायोजन की समस्या होती है। घर में भी समायोजन की समस्या होती है। समायोजन की समस्या होती है। और घर में समायोजन की समस्या क्या होती है दोस्तों इनके साथ? जैसे मान के चलो किसी घर परिवार में 2 भाई 2 बहनें, हो सकता है उनमें से कोई प्रतिभाशाली बालक हो, और उस प्रतिभाशाली बालक को हो सकता है उस प्रतिभाशाली बालक ने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया हो जो गरीब परिवार हो। कैसा परिवार हो? गरीब परिवार हो, जिसका कोई सहारा नहीं हो, बेसहारा परिवार हो। तो ऐसी स्थिति में वो गरीब परिवार या गरीब माता पिता उस प्रतिभाशाली बालक को उस बालक के अनुसार शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाते, तो इनकी घर में समायोजन करने की समस्या भी इनके साथ बनती है दोस्तों। तो ये हमें याद रखनी है कि प्रतिभाशाली
प्रतिभाशाली बालकों की जो समस्या होती हैं वो सामाजिक समायोजन की समस्या हो सकती है, यानी कि वो समाज में समायोजन नहीं कर पाते, वो विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाते दोस्तों, और वो घर में भी समायोजन नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में ये समस्याएं भी हमें प्रतिभाशाली बालकों की याद रखनी है। अब हम दोस्तों देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की अगर ये समस्याएं पाई जा रही हैं तो इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए दोस्तों, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। तो दोस्तों मैं इसको साफ कर देता हूं। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं का समाधान, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या का समाधान, प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं का समाधान। दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की जो समस्या होती हैं, अगर हमें समस्याएं पता होंगी तो हम समाधान भी उनका आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने पहली समस्या इनकी ये बताई थी कि ये परिवार में समायोजन नहीं कर पाते दोस्तों। क्या नहीं कर पाते? परिवार में समायोजन नहीं कर पाते, और परिवार में जब समायोजन नहीं कर पाएंगे तो इनकी ये पहली समस्या रहेगी। तो इस पहली समस्या का समाधान दोस्तों हम ये कर सकते हैं कि वे बालक जो प्रतिभाशाली हैं, अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो याद भी होगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे समझते चलेंगे, पूरी क्लास देखेंगे दोस्तों तो आपको ये याद रह जाएगा। पहला बिंदु है परिवार में समायोजन नहीं कर पाते, तो उनकी ये समस्या, और इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो ये बच्चे जिन्होंने गरीब परिवार में जन्म लिया है लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो इन बच्चों की समस्या का समाधान हम ऐसे कर सकते हैं कि उनके लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाए दोस्तों। किसका? विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाए। विशिष्ट शिक्षा का मतलब है सामान्य बालकों के लिए जो सामान्य शिक्षा होती है उस सामान्य शिक्षा से बढ़कर उनके साथ विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध करेंगे तो उनके व्यवहार में तीव्र गति से बदलाव होगा, और वे जिस गति से अपने व्यवहार में, अपनी बौद्धिक योग्यता में, अपने सामाजिक समायोजन में जिस गति से बदलाव चाहते हैं उस गति से दोस्तों बदलाव होगा। तो ये बदलाव की भावना ही उन बालकों की समस्या का अंत करेगी। यानी कि पहली समस्या का अपन अंत ऐसे ही कर सकते हैं, उन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध करके। उनकी दोस्तों दूसरी समस्या ये थी कि वो विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाते। विद्यालय में समायोजन, सॉरी दोस्तों, ये विशिष्ट शिक्षा का जो प्रबंध है, तो विशिष्ट शिक्षा परिवार में समायोजन नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी बच्चे ने गरीब परिवार में जन्म लिया है, बेसहारा परिवार में जन्म लिया है, तो हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि उस परिवार को कैसे भी करके उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी करवाई जाए दोस्तों। क्या? आर्थिक स्थिति अच्छी करवाई जाए। अगर उस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो उस बालक की समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी है विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाते, और विद्यालय में जब भी समायोजन नहीं कर पाते तो हो सकता है विद्यालय में समायोजन शिक्षा को लेकर हो, और शिक्षा को लेकर ही होता दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में विद्यालय में समायोजन जब होगा दोस्तों, उनके लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाए। उनके लिए वो शिक्षा लागू नहीं की जानी चाहिए दोस्तों जो सामान्य बालकों के लिए चल रही होती है, क्योंकि उस शिक्षा को तो बस आसानी से समझ लेते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं, अंतर मन में भी बसा लेते हैं, लेकिन विद्यालय में उनके लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए दोस्तों। तो इससे उनकी जो समस्या है वो समस्या का समाधान भी हो जाएगा दोस्तों। अगला हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन प्रतिभाशाली बालकों को सामूहिक रूप से कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए दोस्तों। कैसे? सामूहिक रूप से यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ग्रुप बनाकर, अगर उनको ग्रुप बनाकर किसी कार्य को सॉल्व करने की छूट दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में उनका अंतर मन में समस्या का अधिक विश्लेषण कर पाएंगे, और समस्या का समाधान भी वो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर पाएंगे दोस्तों? समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाएंगे ऐसी स्थिति में। और एक इनकी समस्या का समाधान हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उनको स्वतंत्रता देकर, यानी कि किसी भी जब कार्य को कर रहे हो तो स्वतंत्रता देकर भी हम उनके अंतर मार्ग में, यानी कि उनके मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए दोस्तों किसी प्रकार की। तो स्वतंत्रता देकर भी हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर उसको ये छूट दी जाए तो बच्चों का बौद्धिक विकास भी ज़्यादा होता है, उनका अंतर मन विश्लेषण की जो तार्किक शक्ति है उसका विकास ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों की समस्या का हम क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हम देख रहे हैं दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं।
प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता होती है दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं? विशेषता दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की दो प्रकार की होती हैं। एक तो विशेषता होती है दोस्तों धनात्मक विशेषता और एक होती है दोस्तों ऋणात्मक विशेषता। दो प्रकार की विशेषता होती है, धनात्मक और ऋणात्मक विशेषता। दोस्तों धनात्मक विशेषता की बात करें तो ऐसे बालक बचपन से ही अष्टपुष्ट होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? बचपन से अष्टपुष्ट होते हैं, और बचपन से जब अष्टपुष्ट होंगे तो सिंपल सी अष्टपुष्ट होते हैं, तो बचपन से जब अष्टपुष्ट होंगे तो सिंपल सी बात है उनकी शारीरिक वृद्धि अच्छी होगी दोस्तों, और जब शारीरिक वृद्धि अच्छी होगी तो उनका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। दोस्तों क्या होता है? मानसिक विकास अच्छा होता है। और ऐसे बच्चों में सिर दर्द की समस्या भी बहुत कम होती है। क्या होती है दोस्तों? सिर दर्द की समस्या बहुत कम होती है। सिर दर्द की समस्या बहुत कम होती है दोस्तों। और इस प्रकार के जो बालक होते हैं वे बालक किसी भी कार्य को तत्परता के साथ करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? किसी भी कार्य को तत्परता के साथ करते हैं, यानी कि बहुत जल्दी करते हैं। और इस प्रकार के बालकों में दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि ये साधारण यानी कि सरल कार्यों की अपेक्षा कठिन कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते हैं दोस्तों। यानी कि जो सामान्य काम होते हैं उन कार्यों के अलावा ये कठिन कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते हैं दोस्तों। यानी कि सरल कार्यों की अपेक्षा कठिन कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते हैं दोस्तों। कठिन कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, सरल कार्यों की अपेक्षा कठिन कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते हैं दोस्तों। और हम ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार के बालकों की तर्क शक्ति ज़्यादा होती है दोस्तों, तर्क शक्ति ज़्यादा होती है। इन बालकों की दोस्तों चिंतन शक्ति ज़्यादा होती है। इन बालकों की दोस्तों मनन शक्ति ज़्यादा होती है, मनन शक्ति। और ये सभी पावर उनकी सामान्य बालकों से अधिक होती है। तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, मनन शक्ति, इनकी दोस्तों विश्लेषण शक्ति तीव्र होती है। विश्लेषण शक्ति भी कैसी होती है? ज़्यादा होती है, सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है। चाहे वो तर्क शक्ति हो, चाहे वो विश्लेषण शक्ति हो, चाहे वो मनन शक्ति हो, चाहे वो अपन ऐसे कह सकते हैं विश्लेषण तर्क शक्ति हो, कैसी भी शक्ति हो, ऐसे बालकों में ये सब ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। और ऐसे बालकों में एक पॉइंट और देखने को मिलता है दोस्तों, ये बालक किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य, चाहे वो समाज के द्वारा दिया गया हो, चाहे वो विद्यालय के द्वारा दिया गया हो, ये किसी भी कार्य को, प्रत्येक कार्य को, अब ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, ये प्रत्येक कार्य को धनात्मक संवेग के साथ करते हैं या धनात्मक रुचि के साथ करते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं? धनात्मक रुचि के साथ करते हैं। और एक पॉइंट हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये स्कूली कार्य को या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सामाजिक कार्य को, ये स्कूली कार्य भी हो सकता है, कोई समाज का कार्य भी हो सकता है, तो ये कार्य उस कार्य को तत्परता के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों। कैसे समाप्त करते हैं? तत्परता के साथ समाप्त कर सकते हैं, तत्परता के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों। तो ये थी इनकी धनात्मक विशेषताएं। बचपन में स्पष्ट होते हैं, बचपन से स्पष्ट होते हैं, उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है, उनका मानसिक विकास अच्छा होता है, तो इस वजह से उनकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी होती है, उनका IQ भी अच्छा होता है। उनमें सिर दर्द की समस्या बहुत कम होती है दोस्तों, क्योंकि वे किसी भी कार्य को आसानी से विश्लेषित करके उस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, तो सिर दर्द की समस्या नहीं बनती दोस्तों। किसी भी कार्य को करने में उनकी तत्परता रहती है दोस्तों। और सरल कार्यों की अपेक्षा ऐसे बालक कठिन कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, और उनमें तर्क शक्ति ज़्यादा होती है, चिंतन शक्ति ज़्यादा होती है, मनन शक्ति ज़्यादा होती है, और उनमें विश्लेषण की शक्ति भी अच्छी पाई जाती है दोस्तों। और उनको प्रत्येक कार्य को करने में धनात्मक रुचि दिखाते हैं दोस्तों। और स्कूली कार्य हो या समाज का कार्य हो, वो प्रत्येक कार्य को आसानी से और तत्परता के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं ऋणात्मक विशेषताएं। ऋणात्मक विशेषताओं में आपने कभी किसी बालक को देखा हो तो उन बालकों में थोड़े से चिड़चिड़ेपन की भावना पाई जाती है दोस्तों, यानी कि इनके अंदर मानसिक तनाव रहता है दोस्तों। क्या रहता है? मानसिक तनाव रहता है। और इस मानसिक तनाव की वजह से उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव दोस्तों कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। कैसा स्वभाव हो जाता है? चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। क्योंकि अगर अपन सामान्य शब्दों में देखें तो
ऐसे बालकों को अपने समाज में या अपने विद्यालय में ऐसे लगता है कि हमारी निरंतर प्रशंसा होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए? प्रशंसा। और जब इनकी प्रशंसा नहीं हो पाती तो उनका जो व्यवहार है वो ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है। व्यवहार कैसा हो जाता है दोस्तों? ईर्ष्यापूर्ण, यानी कि वो लोगों से ईर्ष्या रखने लगते हैं। उनका व्यवहार ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार हो जाता है, ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें समाज में एक उच्च कद मिलना चाहिए या फिर समाज में हमें अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए जो उनको नहीं मिल पाती। तो उनका व्यवहार कैसा हो जाता है दोस्तों? ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है। और एक ऋणात्मक बात करें तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो प्रत्येक कार्य को टालमटोल करते हैं दोस्तों। टालमटोल वे ऐसे कहते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, उन बालकों में आलसी स्वभाव पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? आलसी स्वभाव। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वे प्रत्येक कार्य में लापरवाह होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? लापरवाह, यानी कि वे प्रत्येक कार्य में लापरवाही दिखाते हैं। प्रत्येक कार्य में लापरवाही दिखाते हैं। प्रत्येक कार्य में लापरवाही दिखाते हैं। प्रत्येक कार्य में क्या दिखाते हैं दोस्तों? लापरवाही दिखाते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने चर्चा किया है प्रतिभाशाली बालक और प्रतिभाशाली बालकों की हमने विशेषताएं देखी थी। प्रतिभाशाली बालकों की हमने IQ देखे थे, प्रतिभाशाली बालकों के हमने स्वरूप देखे थे, या प्रतिभाशाली बालकों की हमने विशेषताओं में ये देखी थी धनात्मक विशेषताएं कौन सी है, ऋणात्मक विशेषता कौन सी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों, और ये ब्रज यूनिवर्सिटी के द्वारा कई बार पूछा भी गया है। ब्रज विश्वविद्यालय के द्वारा ये कई बार पूछा भी गया है B.Ed में, और ये सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाता है। किस तरीके से? कि प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं को विस्तार से बताइए दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। और एक प्रश्न है दोस्तों जो कल इससे पहली वाली जो क्लास हमारी चली थी उस क्लास में दोस्तों मैंने ये बताया था आपको कि पैनल परिचर्चा क्या होती है दोस्तों। तो पैनल परिचर्चा में आपको एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि पैनल परिचर्चा की शुरुआत कब हुई थी। प्रश्न दोस्तों ये है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पैनल परिचर्चा की शुरुआत कब हुई थी। पैनल परिचर्चा की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? और दूसरा, उसको पैनल परिचर्चा जो नाम है वो कब दिया गया था दोस्तों। ये दो प्रश्न हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं दोस्तों। तो आज की क्लास इतनी ही। देखते हैं दोस्तों, बढ़ते रहिए इसी प्रकार से आगे और देखते रहिए क्लासों को। आपकी बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी दोस्तों, शिक्षण अधिगम और शिक्षण में बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।